नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। लाडली लक्ष्मियों के साथ हर मोड़ पर खड़ा मिलूंगा, कहा शिवराज सिंह चौहान ने। शिक्षा से लेकर रोजगार दिलाने का किया वादा। बकरी लुटेरों का आतंक, 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला, लूट ले गए 50 नग बकरियां। कोरोना गाइडलाइन के तहत किला परिसर में प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा विजयादशमी का पर्व। खबरें अब विस्तार से। आज पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि समाज में बेटियों के प्रति होने वाले भेदभाव, लड़कों की तुलना में उन्हें कम अवसर देने की प्रवृत्ति, बालिका शिक्षा की कमजोर स्थिति और बेटियों को बोझ समझकर जल्दी ब्याह देने की मानसिकता के कारण प्रदेश में बालिकाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें रीवा जिले में अब तक लगभग 1,18,450 बालिकाओं को इस योजना से लाभ मिला है। आपको बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बालिकाओं से मुखातिब होकर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही आज के कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि जिन सीटों पर जिले और संभाग के प्रशासनिक अधिकारी विराजमान होते थे, उन पर बालिकाओं को बिठाया गया था, जो सीधे शिवराज सिंह द्वारा की गई बातचीत में शामिल हुई। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 की शुरुआत की गई, जिसे आत्मनिर्भर लाडली के रूप में लागू किए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के मुखिया द्वारा बताया गया कि हमने अब लाडली बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता तथा उच्च शिक्षा तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अब लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी बालिकाओं की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर स्वरोजगार या नौकरी पाने तक हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लाडली लक्ष्मियों के साथ हर मोड़ पर उनकी मदद के लिए खड़े मिलेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उषा सिंह सोलंकी, संभागीय महिला बाल विकास अधिकारी एवं जिला महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे सहित जिला परियोजना अधिकारी आशीष द्विवेदी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में प्रतिभा पांडे, जिला महिला बाल विकास अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अब ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा एक अभिनव योजना का प्रारंभ किया गया था, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें बालिकाओं के जन्म के प्रति भेदभाव को रोका जा सके, भ्रूण हत्या को रोका जा सके और उनकी शिक्षा को तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। हमारे प्रदेश में बहुत सारी बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजनाओं का लाभ मिला है। जैसे कि रीवा ज़िले में लगभग 1,11,000 बालिकाओं को अब तक लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल चुका है। इनमें से कई बालिकाएं ऐसी हैं जो कि 6वीं में पढ़ रही हैं, कई ऐसी हैं जो कि 9वीं में पढ़ रही हैं और 11वीं 12वीं में भी पहुंच चुकी हैं बालिकाएं। तो अब लाडली लक्ष्मी पॉइंट 2, जिसमें कि बालिकाओं की कॉलेज में शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए तथा इस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित बालिकाओं से मामा जी या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू हो सकें, उसके संबंध में यह लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। समस्त बालिकाएं जो लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हैं, अपने मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन सुन रही हैं। विजयादशमी त्योहार के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट, किले में होगा रावण दहन का कार्यक्रम। आपको बता दें कि इस वर्ष भी विजयादशमी का कार्यक्रम रीवा के किला में मनाया जाएगा, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रात के 10 बजे तक के लिए कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई है। किला परिसर में ही रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि एडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत रात 10 बजे के पहले रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम के लिए नगर विजयादशमी समिति द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए किला में विराजमान बांधवेश महाराज की गद्दी पूजन कार्यक्रम से शुरुआत होगी, जिसके बाद महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा जनता को संबोधित किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी की झांकी निकलेगी। तत्पश्चात रावण दहन का प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम संपन्न होगा। आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसके लिए आज भी मूर्ति विसर्जन की जा सकती है। इस कार्यक्रम के लिए भी विभिन्न घाटों में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
विजयादशमी के लिए एसपी रीवा नवनीत भसीन के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस जवानों को बुलाकर उन्हें कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के संबंध में बताया है। मूर्ति विसर्जन के लिए उन घाटों को भी चिन्हित कर दिया गया है जहां मूर्ति विसर्जन किया जाना है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि विगत वर्षों की भांति जो लोग पुल के ऊपर से पूजन सामग्री फेंकते थे उस पर अंकुश लगाया गया है। मूर्ति विसर्जन के साथ साथ पूजा कार्यक्रम सब चिन्हित घाटों पर ही किए जाएंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडीएम शैलेंद्र सिंह तथा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। कल दशहरा कार्यक्रम में किस तरह की व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन द्वारा, कहाँ पर आयोजित होगा? देखिए, अभी आपको सभी को विदित है कि कोरोना पूरी तरह से संक्रमण समाप्त नहीं हुआ और इसलिए शासन ने पूरी तरह से फ्री करने के निर्देश तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक सीमित संख्या में कार्यक्रम आयोजन की सहमति और स्वीकृति शासन के द्वारा दी गई है। उसी के अनुक्रम में यहाँ भी रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। किला स्तर पर रावण दहन का आयोजन पिछले कोरोना काल में भी हुआ है, वहीं पर ये किया जाएगा। चल समारोह वगैरह की अनुमति नहीं है, चल समारोह आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। सामान्य रूप से कार्यक्रम संपादित करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाएगा। समय कभी लिमिट किया गया कितने बजे से? जी हाँ, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्यों और उसके लिए निर्देश है, तो शाम के समय पे अलग अलग जगहों का अलग अलग तरह का परंपरा रहती है, कहीं 7 बजे कहीं 8 बजे का। हम लोगों का भी ये प्रयास है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक के यंत्रों और बाकी चीज़ों के लिए अनुमति नहीं है, तो उन मानकों के अनुरूप यहाँ पर रीवा में सभी कार्यक्रम उसी के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। तो भीड़ को रोकने के लिए क्या प्रयास किए? भीड़ एक्चुअली मुख्य रूप से जो सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक तौर पर, और हम लोगों ने उनसे खुद लिस्ट और नाम लिए हैं कि कौन लोग वहाँ पर रहेंगे। तो एक सीमित संख्या में और निर्धारित उसके अनुरूप की हमारी परंपरा भी बनी रहे और कार्यक्रम भी आयोजित हो जाए। सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, एक जो समिति है उसके माध्यम से प्रतीकात्मक आयोजन करना है। ये रीवा शहर के लिए और साथ में देहात क्षेत्र के लिए विसर्जन स्थलों पर जहाँ जहाँ पर लोग मूर्तियाँ विसर्जन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर व्यवस्था की गई है। अभी पिछले 4-5 दिनों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में पुलिस के अधिकारियों के द्वारा घाटों का भ्रमण किया गया था, वहाँ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। उसी तारतम्य में आज से जो शाम से विसर्जन होना प्रारंभ होगा, जो कल ज़्यादातर रहेगा और परसों के दिन भी थोड़ा बहुत रहेगा, उसके लिए फोर्स को ब्रीफ किया गया था हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, और फोर्स को ब्रीफ करके जैसे बाबा घाट, बिछिया घाट, ईदगाह घाट, पुष्पराज घाट, लक्ष्मण बाग घाट, महत्वपूर्ण घाटों पर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही जो पुल से लोग पूजन सामग्री फेंक देते थे नदी में और नदी का पानी गंदा करते थे, उसके लिए भी सभी पुलों में, चाहे वो छोटी पुल हो, बड़ी पुल हो, बिछिया पुल हो, निपनिया पुल हो, सारे पुलों पर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही कटवरिया बिछिया नदी के पास में भी एक व्यवस्था लगाई गई है और वहाँ व्यवस्था केवल दिन के में रहेगी। वहाँ विसर्जन करने वाले लोगों से पुलिस की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अपील है कि अंधेरे के बाद वहाँ विसर्जन ना करें, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। उसके बाद अंधेरा होने से पहले विसर्जन स्थल वहाँ छोड़ दें और उसके बाद विसर्जन इन घाटों पर करें जहाँ पर व्यवस्था लगी है, रोशनी की व्यवस्था है। ये जो विसर्जन है आज, जैसे अभी आज नवमी का दिन है, अभी हवन, कन्या भोजन और उसके बाद मूर्तियों को विसर्जन के लिए कुछ लोग लेके जाते हैं, तो आज ये शाम तक वहाँ रहेंगे। अगर मूर्ति विसर्जन के लिए जाती रहेंगी तो तब तक ये वहाँ रुकेंगे। इसके बाद कल सुबह से पुनः 7 बजे से सारे घाटों की व्यवस्था अधिकारी लग जाएंगे और वो व्यवस्था पूरी रात के लिए रहेगी जब तक कि मूर्तियाँ वहाँ विसर्जन के लिए आती रहेंगी। और परसों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था है कि अगर कुछ बची मूर्तियाँ हैं जो लोग परसों विसर्जित करेंगे दशहरे के बाद, उनके लिए भी वहाँ व्यवस्था रहेगी। बकरी लुटेरों का आतंक, 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला, लूट कर ले गए 50 नग बकरियां। आपको बता दें कि जंगल में बकरियां चराने गए 3 चरवाहों पर सशस्त्र बदमाशों ने हमला कर आधा सैकड़ा बकरियां लूट कर ले गए। आपको बता दें कि जंगल में बकरियां चराने गए 3 चरवाहों पर सशस्त्र बदमाशों ने हमला कर लूट ली आधा सैकड़ा बकरियां। सेमरिया थाने के जदुआ जंगल में हुई घटना, घायल चरवाहों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जंगल में सर्चिंग करने उतरी पुलिस, 20 बकरियां हुई बरामद। यूपी के बदमाशों का हाथ होने की आशंका, ग्राहक बनकर 3 दिनों से गांव के चक्कर काट रहे थे बदमाश। आपको बता दें कि सिमरिया के जदुआ जंगल में हुई है ये घटना, घायलों में 2 की हालत है गंभीर।
तराई क्षेत्र में इस समय बकरी लुटेरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीती शाम बकरी लुटेरों ने फिर एक वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित बीती रात भारी संख्या में पुलिस बल संजय गांधी अस्पताल पहुंचा था, जहां घायलों को तत्काल इलाज शुरू कराया गया। घटना के संबंध में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। उसमें बताया जा रहा है कि मटहा सिमरिया निवासी शिवनाथ साकेत, बैजू कोल और सुनकेश्वर हमेशा की तरह बीते दिवस बकरी चराने जंगल गए थे, जहां दर्जन भर की संख्या में लोगों ने टांगी और लाठी से उन पर हमला कर दिया। तीनों को अधमरी हालत में छोड़कर आरोपी आधा सैकड़ा से अधिक बकरियां लेकर चले गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने जंगल सहित आसपास के मार्गों में सर्च किया, लेकिन तब तक आरोपी बकरी सहित फरार हो चुके थे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से पार कर लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लिहाजा पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में पीड़ितों सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। अब ये जंगल में साहब वो चिकवा लोग आई अंजाज में सकारे गांव में घूमते थे। अब फिर दिन में जंगल में हम लोग को मारे और चढ़ाया, मारा, कूटा, चेरी डाला लगा। क्या करने गए थे आप लोग? क्या बकरी चराते थे साहब, अपने जंगल खेतन में ले रहे थे, थोड़ा खेत के उतर गया। कितने लोग थे, कैसे मारे आपको? हम 3 आदमी रहे थे और 10-11 आदमी रहे थे। काहे से मारे? टांगा ले रहे थे, लाठी। क्या कितनी बकरियां ले गए आप? ले गए 50, 55, 60 बकरियां ले गए, जैसे 30 मूला सबके रही हैं, 3 जन का। कितने लोग थे वो? 11 आदमी रहे थे। 11 लोग थे। हाँ। कहाँ के थे आप बता सकते हैं? कौन थे? पहचानते हैं उन्हें? उनको अब ये नहीं जानती कहाँ के हैं। पे गांव में जब आते थे वो छेरी बकरा खरीदते तो देखते थे वो आदमी को, तो 2-3 रोज से मोल भर करते रहे थे, लेते नहीं रहे हैं। किसके पास आए थे बकरियां खरीदने के लिए? जे राखे मनते के सबके घर घर जाते रहे ना गांव में। क्या नाम भैया आपका? श्री शिवनाथ साकेत। क्या घटना क्या हुई आपको? घटना यह चोर ने मारा बकरी चराते समय जंगल में। चिल्हिया, जो चिल्हिया मैंने सिमार रहा उसके नीचे बरहा कछार बोला जाता है, उसी का भटिया के नीचे हम लोग से लपेट पड़े हैं। 12 आदमी रहे, तो 3 आदमी हमसे लपटे, 5 आदमी दूसरे भाई से लपटे, और जो 3 बचे तो वो तीसरे भाई से लपटे। और उसके बाद शुरू हमारे इनसे की तो कुल्हाड़ी और लाठी मारी। हाँ, कुल्हाड़ी पहले हमारे 3 घाव मारी, सिर में लगा है 3 घाव, 21, एक घाव 21। काहे मार रहे थे? बकरी हाँ के खाती। बकरी आपकी? हाँ। बकरी ले गए? हाँ, बकरी गई हैं 50 मूड़ा। 50 बकरी ले गए? हाँ। एक आप पहचान कौन थे वो? पहचान में था, वो देख लिया हमें पहचान उसका, लेकिन वो अपने इधर का नहीं है, बाहर का है। काहे से आए थे वो लोग पैदल आए थे। पैदल आते हाथ के ले गए? हाँ के ले गए। कहाँ के हैं, कुछ जानते हैं आप? नहीं, वो तो इलाहाबाद के तरफ का, इधर का नहीं है। किस गाँव का घटना है? ये आपका है बभनी अजमेर का। आप किस गांव में थे जब ये घटना हुई? ये घटना मटहा में थे, मटहा के और आगे, मटहा नई बस्ती के आगे। थाना कौन लगता है? सिमरिया। हाँ, ये बड़ा कछार का जंगल है। कल 3 लोग 50 के आसपास बकरियों को लेकर जंगल में चरा रहे थे। करीब 3 बजे के आसपास दोपहर बाद जब वो जंगल में चरा रहे थे, कुछ लोग आए हैं, करीब 3-4 लोग आए हैं और आके वो उनसे बकरी छीनने का प्रयास किया है। तो उन्होंने बचाव किया अपना और साथ में हमला भी किया सामने वाले के ऊपर। इसके बाद 2-3 लोग और आ गए बाद में, तो इनके साथ ही मारपीट की उन लोगों ने, और साथ में इन लोगों ने पलट के आरोपियों के साथ मारपीट की है, जिसमें से 3 को चोटें लगी हैं। इसमें एक को ज़्यादा चोट लगी है
दूसरे को भी चोट लगी, तीसरे के हाथ में फ्रैक्चर है। पलट के जो फरियादी पक्ष द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया था आरोपी के ऊपर, ऐसा बताया फरियादी ने, तो उसके कंधे पे कुल्हाड़ी फंसी ही रह गई और वो भागे हैं। फिर वहाँ से पुलिस की तरफ से 394 का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना में ले लिया अज्ञात लोगों के विरुद्ध। साथ ही एसडीपी थाना प्रभारी लगातार आरोपियों को तलाश कर रहे हैं। जो बकरियां थी 50, उसमें से 30 बकरियां मिल चुकी हैं अभी जंगल में, और बकरियों की तलाश भी गांव वालों के साथ मिलकर की जा रही है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। सर, ये घायलों का कहना है कि वो 2 दिन पहले व्यापारी बन के आए थे और बकरी खरीदने के लिए, कुछ को पहचानते भी हैं। अगर इस तरह के कोई तथ्य हैं, अगर वो पहचानते होंगे तो और आसान हो जाएगा पुलिस के लिए उनकी पकड़ दकड़ करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए 1000 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है स्कंद माता का देवी धाम। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के जलकुंड के पानी से दूर होते हैं कई रोग। आपको बता दें कि त्योथर तहसील के मझगावा गांव में सुहागी पर्वत पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 300 वर्ष से अधिक समय से प्राचीन प्रतिमा स्कंद माता की है विराजमान। नवरात्रि में दूर दूर से आते हैं भक्तगण। माता के चरणों के नीचे स्थित कुंड के जल से दूर होते हैं रोग व्याधि। पुरानी चट्टानों के बीच से झरता है गर्म और ठंडे पानी का झरना और फिर हो जाता है जल गायब। आपको बता दें कि त्योथर तहसील के मझगावा ग्राम पंचायत पर स्थित विंध्य पर्वत के सुहागी श्रृंखला पर स्थित गुफा के प्रथम द्वार पर स्कंद माता की 300 वर्ष प्राचीन प्रतिमा स्थित है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर भक्त दुर्गम रास्तों से पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं। नवरात्रि में 5वां दिन स्कंद माता का होता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही रोग व्याधि सहित अन्य मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विंध्य पर्वत की सुहागी श्रृंखला पर स्थित है स्कंद माता का यह स्थान, जो अत्यंत ही मनोरम है। समय समय पर भंडारा होता है। बताया जाता है कि प्राचीन काल से गुफा के समीप पुरानी चट्टानों के बीच में स्कंद माता के बगल से निकल रही गर्म और ठंडे जल की धार से, इसके जल के सेवन से रोग व्याधि भी दूर हो जाते हैं। गुफा के प्रमुख द्वार पर विराजित माता का यह स्थान 300 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि दुर्गम रास्ते और 1000 मीटर की ऊंचाई के कारण यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की अनदेखी के कारण यहाँ पहुँचने के लिए न सीढ़ियाँ हैं, न ही कोई पहुँच मार्ग आज तक बनाया गया है। यहाँ जाने के लिए रास्ते में जंगली जानवरों के डर से भी यहाँ पहुँचना मुश्किल है। ऐसे में नवरात्रि के 9वें दिन स्कंद माता के दर्शन के लिए भक्त यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं। प्राचीन चट्टानों से यहाँ निकल रही है जलधारा, जो स्कंद माता के चरणों के नीचे स्थित जलकुंड में एकत्रित होता है। इस जल से रोग व्याधि भी दूर हो जाती है। मां के सेवक राम लखन ने बताया कि चट्टानों के बीच से गिर रही जल की धारा हमेशा कुंड में एकत्र रहती है और जलकुंड से कहां जाती है किसी को नहीं दिखती। पर्वत की सुंदरता इस देवी के स्थान को अपने आप में खास बनाती है और भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। वहीं पुजारी सुरेंद्र मिश्र ने बताया कि उनके गुरु ब्रह्मलीन स्वामी परमहंस जी ने बताया था कि माता स्कंद माता ने स्वप्न में आकर कहा था कि दिन में सेवा करो पर रात में यहाँ ना रहो। वहीं एक दिन गुरुजी को रात हो गई तो सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से हम माता की सेवा करते हैं। प्रस्तुत है भक्तगणों सहित पंडित सुरेंद्र मिश्रा पुजारी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सुजनी एक गांव है प्रयागराज में। यहाँ क्या विशेष, पड़ता है? यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ ये पौराणिक स्थान है और हमने इसको सुना था और विगत कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और कुछ हमको पेट संबंधी दिक्कतें थी। हमने वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया जो है उससे फ़ायदा हो रहा था, लेकिन हमारे गांव के और आसपास के लोगों ने बताया कि वहाँ जाकर के एक बार जल स्नान वहाँ स्नान करो, वहाँ के जल का पान कीजिए, इससे आपको परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो विगत कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब इतना नहीं है मुझको कि मैं कितनी बार आया हूँ, लेकिन 5-6 साल से आ रहा हूँ। ज़्यादातर नवरात्रि के समय ही आता हूँ मैं, जैसे के नवरात्र और इधर शादी नवरात्र में। और यहाँ आने से मुझे आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक और मानसिक लाभ भी हुआ। यहाँ आकर के मुझे अत्यंत ही शांति का अनुभव होता है और एक ऊर्जा मिलती है, और जिस ऊर्जा से हम जो है पूरे वर्ष तक कार्य करते हैं वैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु प्रसाद शुक्ला है। ये कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक तहसील है पुराण तहसील के अंतर्गत अरुआरी गांव से मैं आया हूँ। ये कौन सा स्थान है? ये स्कंद माता का स्थान है
ये सोहागी थाने से लगभग 7-8 किलोमीटर पूरब में स्थित है और सामान्य धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर और स्थान स्थित है। क्या विशेषताएं हैं यहाँ? यहाँ की विशेषताएं ये हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, किसी भी तरह की अगर उनको मानसिक व्याधा है वो भी ठीक हो जाती है, शारीरिक व्याधा है वो भी ठीक हो जाती है। यहाँ जो जल गिर रहा है ये एक चमत्कारिक जल है। ऊपर से कहाँ से जल आ रहा है, आज तक जल स्रोत का कहीं दिखाई नहीं दिया। चट्टानों से जल गिर रहा है, नीचे जल गिरता है, वो जल कहाँ जा रहा है इसका भी कुछ पता नहीं चलता है। बराबर अनवरत जल गिरता रहता है, परंतु वो जल फिर जाता कहाँ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। देखने में नहीं दिखता कि जल जा कहाँ रहा है, कोई धारा निकल रही हो ऐसा भी कुछ नहीं है। दुर्गम रास्ते हैं? हाँ, रास्ते बहुत दुर्गम है यहाँ। अभी टकरीली पकड़ीली रास्ता है, रास्ते नहीं बने हैं। रास्तों के विषय में मेरा शासन से अनुरोध है कि यहाँ पर सीढ़ियों सड़क मार्ग जहाँ तक संभव है उसके साथ साथ पहाड़ी के अंतर्गत सीढ़ी मार्ग का निर्माण कराना चाहिए, जिससे जो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं उनका रास्ता सुगम हो और हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँच सके और माता रानी का दर्शन कर सके। हाँ, बिल्कुल सही बात है जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोगों का वो है, रूढ़िवादी प्रथा के लोग अब नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर ये जानकारी प्राप्त हुई और मैं स्वयं भी यहाँ काफ़ी दिन से आ रहा हूँ। मुझे भी एलर्जी थी, एलर्जी राइनाइटिस थी। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ के जल का सेवन कर रहा हूँ मेरी काफ़ी कुछ समस्या अब खत्म हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको तमाम असाध्य बीमारियाँ थी, परंतु यहाँ के हवा और पानी के उपयोग से उनकी भी असाध्य बीमारियां ठीक हुई हैं। हम यहाँ के पुजारी हैं। हमारा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। यहाँ की बहुत विशेषताएं हैं यहाँ, जैसे कि माता रानी के चरणों के नीचे जल गिर रहा है। एक कुंड है, ये जल गिरता है, गिरने के बाद कहाँ जाता है हमें भी नहीं पता। जल कहाँ से आता है ये भी कुछ पता नहीं है। विशेषता और हैं, जैसे माता रानी की ये जो पवित्र जल है इसको पीने से अनेक प्रकार की रोग व्याधा जो भी होती है वो ठीक हो जाती है। और ये जंगल है, प्रयागराज से 60 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत में विराजमान है। करीब जंगल में 2 किलोमीटर ऊंचे चट्टानों के नीचे ये माता रानी का बसेरा है। रीवा से 100 किलोमीटर दूरी उत्तर में माता रानी जी का ये स्थान है। और माता रानी के जस्ट बगल में एक गुफा है। ये गुफा बहुत बड़ी गुफा है, कहाँ तक है ये नहीं मालूम है, पर है गुफा बहुत लंबी। लोग क्या मान्यताएं लेकर यहाँ आते हैं? लोग यहाँ आते हैं जैसे बांझपन है किसी के पास शुगर है, कैंसर है और बड़े बड़े रोग हैं। माता रानी के पास आते हैं लोग अपनी मन्नतें लेकर, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ के जल जो है जल ग्रहण करते हैं और इस जल से सब रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग आते हैं भंडारा करते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि क्यों भाई अब क्या है, आराम है, तो कहते हैं हम ठीक हो गए हैं। इसलिए माता रानी के यहाँ हमारी मनौती थी, मैं भंडारा कर रहा हूँ। ये 300 वर्ष से पुरानी मंदिर है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।